हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक बार फिर वही गलती। जीवन में एक दूसरे की इच्छाओं का मान रखने से प्यार, इज्जत और विश्वास बढ़ता है। बोलते हुए आज माधवी को अपने ही शब्द खोखले से लग रहे थे। आज जो बात वह अपनी बेटी को समझा रही थी, काश समय रहते उसने खुद समझा होता। वह तब कहाँ समझ पाई थी प्रदीप की भावनाओं को। बस हमेशा होड़ सी लगी रहती थी दोनों में अपनी बात ऊपर रखने की। आज जब उसकी खुद की बेटी दिव्या उसकी गलती दोहराने जा रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या को वही गलती करने से कैसे रोके, जिसके पछतावे से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाई थी। क्योंकि बचपन से दिव्या ऐसी ही थी, वह उसकी वही बात मानती जिसके लॉजिक से वह सहमत होती। अब माँ, आपने भी तो अपने स्वाभिमान के लिए पापा से तलाक लिया था, तो अगर मैं रचित से तलाक लेना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? दिव्या के तर्क में दम तो था, पर माधवी अपनी बेटी को कैसे समझाए कि स्वाभिमान और ईगो में एक बड़ा सा फर्क होता है। उसकी माँ ने जो किया वह अभिमान था, कदाचित स्वाभिमान नहीं। आज दिव्या की रचित से तलाक लेने के निर्णय से माधवी का मन बहुत अशांत था। मन बार बार अतीत के गलियारे में एक बार फिर घूम आने को बेचैन जान पड़ता था। इसलिए दिव्या से और ज़्यादा बहस न करके वह अपने कमरे में आकर लेट गई। यह आजकल के बच्चों में जरा भी धैर्य नहीं है। रिश्ते निभाने में जरा सा त्याग क्या करना पड़ता है कि यह रिश्ते का ही त्याग कर देते हैं। यही तो कहा था मेरी माँ ने भी, जब वह प्रदीप को छोड़कर आई थी और अपने वापस ना जाने के निर्णय को माँ को सुनाया था। माँ ने समझाया कि अब तुम्हारे पापा भी नहीं रहे, मैं भी 2 साल बाद टीचर की नौकरी से रिटायर होने वाली हूँ। और इस नन्ही सी बच्ची के बारे में तो सोचो, इसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। पर मैंने अपने अभिमान में एक न सुनी और तलाक हो गया। ऐसे में माधवी का तलाक लेना माँ को बिल्कुल तोड़ सा गया। अपनी इकलौती नक चढ़ी बेटी को कहती भी क्या। दिव्या भी रचित की भावना का मोल नहीं समझ रही थी। बस जिद किए बैठी थी कि ट्रांसफ़र हुआ है प्रमोशन के साथ तो वो ज़रूर जाएगी। आखिर रचित यही तो चाहता था कि वह दूसरे शहर ना जाकर यहीं अपने शहर में कहीं और जॉब के लिए कोशिश करे, वरना साथ रहेंगे कैसे। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि वह साथ नहीं जा सकेगा उसके, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। पर दिव्या को इस आग्रह के पीछे लग रहा था कि रचित उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। यह नहीं दिख रहा इस पागल को कि रचित उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। दिव्या और रचित का सोचते सोचते उसे फिर प्रदीप की याद आ गई। वैसे प्रदीप भी तो यही कहते थे कि सब साथ रहेंगे। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं जीवन के सफ़र में तुम्हारा साथ हमेशा चाहता हूँ तो गलत क्या है? वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बात बहुत मामूली सी थी। प्रदीप चाहता था माधवी 1-2 साल घर में सास ससुर के साथ रहे, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, फिर चाहे तो कोई और नौकरी कर ले। तब तक दादा दादी बन चुके उसके माता पिता को भी एक खिलौना मिल जाएगा। तब वह चाहे तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकती है। वैसे भी माधवी के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उसके सास ससुर गांव से आ गए थे, जो माधवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने इसका विरोध किया तो प्रदीप का अपना तर्क था कि उसके माँ बाप का भी बेटा बहू पोता पोती को लेकर कुछ अरमान हैं। पर माधवी को लगा कि वह उसे सताने और नौकरानी जैसा बनाने के लिए ऐसा कह रहा है। इसलिए जब वो लड़ झगड़ कर मायके आई तो वापस गई ही नहीं, अंगारे की तरह काट ली अब तक की सारी जिंदगी। अब यही गलती उसकी बेटी को नहीं करने देगी वह, पर कैसे मनाए वह अपनी जिद्दी बेटी को? वो तो छोटी सी बात को दिल से लगा बैठी है। पति पत्नी के बारीक रिश्ते को समझने की समझ कहाँ है दिव्या को? बस इतना ही तो कहा था उसके पति ने कि अगर वह अपना ट्रांसफ़र ले लेती है तो फिर साथ रहने का मतलब क्या? प्राइवेट नौकरी है, कहीं और ट्राई कर सकती है। इस पर दिव्या ने ये सोच लिया कि पति उसकी नौकरी को कम आंक रहा है और उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो यह उसकी समझ की कमी है। कई बार हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। दिव्या के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पति के कहने का गलत मतलब निकाल रही थी और यह नहीं देख पा रही थी कि वह कितना प्यार करता है उससे।
कि उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। अगर दिव्या को नहीं दिखाई दे रहा पति के कहे का सच, उसका छुपा हुआ प्यार, तो माधवी जरूर उसे दिखाएगी, अपनी बेटी को पछतावे के अंगारे पर चलने से बचाएगी। पर तब प्रदीप की बातें उसे तानाशाही लगी थी और एक बार लड़ झगड़ कर जो वापस मायके आई तो पति के लाख मनाने पर भी नहीं मानी। दिव्या के जन्म के समय अस्पताल में ही रोते रोते प्रदीप ने उसके पैर तक पकड़ लिए थे कि वापस घर चलो, पर तब उसकी एक बचकानी बात ने प्रदीप का मन पूरी तरह तोड़ दिया कि अपने माता पिता को गांव में ही रहने दो। वो गंवार हमारे साथ रहेंगे तो हमारा बच्चा भी वैसा ही गंवार हो जाएगा। इस बात से प्रदीप इतना आहत हुए थे कि फिर जब माधवी ने तलाक के पेपर भेजे तो उन्होंने चुपचाप साइन करके वापस भेज दिए, जबकि माधवी ने तलाक के पेपर के जरिए अपने अभिमान का आखिरी पत्ता फेंका था, अपनी बात मनवाने का, प्रदीप को और झुकाने का। पर यह खेल माधवी पर इतना भारी पड़ा कि तमाम उम्र अकेले गुजारनी पड़ गई थी। और अब मेरी बेटी भी वही गलती करने जा रही है। नहीं, मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, मानवी बुदबुदा उठी। इसी निश्चय के साथ में उठी और 2 कप कॉफ़ी बनाकर दिव्या के रूम की तरफ चल दी। सच, अगर एक माँ अपनी पर आ जाए तो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचा सकती है, फिर चाहे बात उसके कैरियर की हो या फिर उसकी ज़िंदगी में आए किसी भी तूफान की। माधवी ने उस रात अपनी बेटी को पति पत्नी के रिश्ते की गहराई की बात समझाई और उसे तलाक के निर्णय पर फिर से सोचने को कहा। पहले तो दिव्या नाराज़ होती रही, फिर इस शर्त पर मान गई कि इसके पहले रचित से बात करेगी। फिर क्या था, माधवी ने फ़ोन करके रचित को बुलाया, दोनों को बैठाकर सारी बातें सुनी और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी के तपते रेगिस्तान की दास्तां सुनाई। तो दिव्या और रचित की आंखों में एक दूसरे से किए गए बातों के लिए पछतावा साफ दिख रहा था। माधवी के सामने ही दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और दोनों ने माधवी को आश्वासन दिया कि वो ऐसे नहीं लड़ेंगे। आज जाकर सुबह की चाय बहुत स्वाद लगी थी और सब बहुत अच्छा था। आखिर दिव्या और रचित ने एक दूसरे की इच्छा का मान रखते हुए भावनाओं का मोल जो समझ लिया था और आज माधवी के घर से दूसरी बार बेटी विदा हो रही थी। पर इस विदाई में माधवी की आंखों में आंसू के बजाय खुशी झलक रही थी। क्यों ना हो, आखिर उनकी बेटी का घर हमेशा के लिए बसने जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।